बिहार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही देखिए सियासी सरगर्मियां जो है वो बढ़ चुकी हैं और इसी मुद्दे पर आखिर तेजस्वी यादव वर्सेस कौन, ये जो सवाल है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। यूसुफ अंसारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिलीप सिंह जी एडिटर इन चीफ लाइफ टाइम्स। इनसे चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रविशंकर प्रसाद ने किस तरीके से निशाना साधा, वो सुनते हैं। मित्रों, आज उनकी प्रेस हुई महागठबंधन की, तो प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौरव बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह ने बिहार में सीएम फेस को लेकर दो बयान दिए हैं। पहली बात यह कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा। इसके बाद छपरा की रैली में भी अमित शाह ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। सुनिए। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ जी, मेरा ये सवाल आपसे कि देखिए लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं और अब कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज हो चुका है, प्रेशर है कहीं ना कहीं, कह सकते हैं कि सीएम फेस को लेकर नाम रिवील करना। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, तो एक तरफ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की साफ छवि है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। लालू यादव को तो हम पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें तो आईआरसीटीसी मामला है, लैंड फॉर जॉब मामला है, उन पर भी अपराध हैं। तो कह सकते हैं कि एक साफ छवि वर्सेस अपराध, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी एनडीए। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के जो आरोप लालू जी पर रहे हैं, राबड़ी पर रहे हैं या तेजस्वी पर रहे हैं, वो नए नहीं है, पुराने हैं। उन तमाम आरोपों के रहते पिछली बार भी तेजस्वी यादव चुनाव में अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना पाए थे। 75 सीटें उन्होंने जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। तो मुझे नहीं लगता कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा, भ्रष्टाचार इस देश में चुनावी मुद्दा नहीं है। हर पार्टी भ्रष्ट है, हर पार्टी में भ्रष्ट चेहरे हैं। और ये बीजेपी ने तो हेमंत बिस्व शर्मा पर कितने आरोप लगाए थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। या अजीत पवार को तो चक्की पिसवा रहे थे कि साहब जेल में चक्की पिसिंग, बाद में वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये नहीं, हाँ, बीजेपी बहुत स्ट्रांग तरीके से, बहुत मजबूती के साथ वो तमाम मुद्दे उठाएगी जिससे लालू प्रसाद यादव के परिवार और महागठबंधन की छवि खराब हो, क्योंकि ये उसका अधिकार है। लेकिन वो बच नहीं सकती ये कह करके कि भाई हम नीतीश जी हमारे सीएम फेस नहीं है, ये क्लियर करना पड़ेगा उसको। क्योंकि देखिए, ये स्ट्रेटेजी होती है। 2003 की मैं आपको बात बताता हूँ। 3 राज्यों में चुनाव थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में उमा भारती को उतारा गया सीएम फेस बनाकर चुनाव से पहले, और राजस्थान में वसुंधरा राजे को उतारा गया। छत्तीसगढ़ में किसी को सीएम फेस नहीं बनाया गया था, है ना। तो स्ट्रेटेजी जहाँ सूट करता था वहाँ उनके दिग्विजय सिंह के मुकाबले उमा भारती को उतारा गया और अशोक गहलोत के मुकाबले वसुंधरा राजे सिंधिया को उतारा गया। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई ऐसा फेस नहीं था, सरकार बनी तो रमन सिंह को बना दिया गया। रमन सिंह पहले फेस नहीं थे। तो ये हर पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि जहां उन्हें लगता है कि सीएम फेस पहले से बताने पे फायदा होगा तो लड़ेंगे। लगता भी सीएम फेस पहले से बताने से नुकसान हो सकता है तो उस पर वो चुप रहते हैं। तो अमित शाह जो कह रहे हैं, प्रक्रिया बता रहे हैं, क्या अमित शाह ये कह सकते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव तो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा ये संसदीय दल के नेता या सांसद बैठ के तय करेंगे? क्या वो कह सकता है? प्रक्रिया तो वही है, लोकसभा में भी वही है, विधानसभा में भी। तो ये प्रेशर बना दिया है आज गठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके अब ये करेगा। तो अब जब तक ये नीतीश कुमार के जो एंटी वोट है
सारा दारोमदार उस पर है। तो अगर बीजेपी की तरफ से कोई ऑब्वियस नाम नहीं है, साहब अगर नीतीश कुमार को रिप्लेस करेगी बीजेपी, तो बीजेपी की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? तो ये कन्फ्यूज़न जो है वो एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका फायदा सीधे सीधे महागठबंधन को हो सकता है। देखिए, मैं अभी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि वो लगातार आप सुन रहे हैं अमित शाह कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये दबाव है कि शायद जिस तरह से इंडी गठबंधन ने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे अगर हम उनकी सरकार, उनको जनता उनको वोट देती है, तो मुझे लगता है कि ये अब ये वाली जो है कि चुनाव के बाद तय वो होगा गठबंधन विधान दल के जो नेता वो होगा, परिषद बैठक होगी, जीतने हुए जो विधायक होंगे वो चुनेंगे। उन्होंने प्रक्रिया को अब इस बात को लेके जो आप कह रहे थे इससे पहले कि उन्होंने नाम की घोषणा की, तो वो शायद बीजेपी और एनडीए के नेता इस पर विचार करें कि हाँ हमें करना चाहिए। लेकिन इसका एक और दूसरा पक्ष है, अगर इसको देखें कि जैसे ही तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा होगी कि वही बनेंगे मुख्यमंत्री, तो ये एक नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार का जो एज है वो तो साफ साफ तो दिख रहा था। अभी तक एनडीए का एज क्लियर कट सबको दिख रहा, जितने सर्वे आए, जितने ओपिनियन पोल आए, जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं, तमाम लोग यही कह रहे थे कि वहाँ पे एनडीए को एज है। जो लोग ज़मीन पे गए हैं, जो लोग बात करते हैं, जो ओपिनियन पोल आए, तो तमाम ओपिनियन पोल में से 4 में से 3 ओपिनियन पोल ने 150 से ज़्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में आते हुए उन्हें दिखाया कि जो अभी ओपिनियन पोल इस समय हुए थे, आज से 15 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने यही दिखाया कि वो एनडीए के पक्ष में चीज़ें बेहतर है। अब जो बात आज रविशंकर प्रसाद जी ने अभी उठाया कि भाई ये कौन सा गठबंधन है जिस गठबंधन में एक आदमी का चेहरा है, बाकी पार्टियों के राहुल गांधी का उन्होंने नाम लिया, लेकिन वो जाहिर है कि उन्होंने राहुल गांधी का नाम इसलिए लिया कि महागठबंधन पे उन पर हमला बोलना था। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात उसके आगे उन्होंने कहा कि 243 सीटें हैं और 255 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो वो अभी भी गठबंधन में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गांठें हैं, वो नहीं खुली हैं, वो सुलझाया नहीं गया है, उसको लेके उन्होंने सवाल किया। और ये सवाल जो है महत्वपूर्ण है कि जो राजेश राम जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो उनके डिप्टी सीएम है या सीएम है, तो इन कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर कि अभी भी गांठें बिल्कुल रूप से, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो उसके पीछे भी ये चीज़ें हुई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ सीएम चेहरे के आधार पे चुनाव ना आप जीत सकते हैं ना आप हरा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, ये आप जानिए। इसके अलावा जो बिहार में दूसरा पक्ष रहा है वो है सामाजिक समीकरण किस पार्टी के या किस गठबंधन के पक्ष में है। अभी तक वो सामाजिक समीकरण जिस तरह से नीतीश कुमार ने जिनको उन्होंने नाम दिया था सोशल इंजीनियरिंग को, उसका फ़ायदा उन्होंने हमेशा लिया है और लालू जी को उसी के कारण वो हाशिए पे रखते रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव उस सामाजिक समीकरण को एक बार फिर से बनाने में कामयाब होंगे अपने चेहरे के बदौलत? क्योंकि एक चेहरा आ जाने से बाकी जो उनके और जो कांग्रेस के या अन्य जितने भी वोट बैंक हैं, वो सारे जो पक्ष है उसको भी देखना पड़ेगा कितना उसमें उनको कामयाबी मिलती है, किस तरह से मिलती है। जो तीसरा पक्ष है डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा पक्ष है जो वहाँ पे बिहार के लिए डेवलपमेंट एक बड़ा इश्यूज, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार के लोग आज भी अगर देखेंगे शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, तो कमाई, दवाई और पढ़ाई तीनों के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ये बिहार की हकीकत है। और 35 साल में लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के 20 साल में अगर देखें तो बिहार की ये स्थिति में अगर सुधार जिसको कहते हैं वो तो नहीं हुआ है, और उसमें गिरावट। आज शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे बिहार में है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चौपट है बिहार में, रोजगार के कोई अवसर, कोई उद्योग वहाँ नहीं लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार में इस सवाल को छोड़ते हुए लोग ये दिखाते हैं कि देखिए गांव में सड़क नहीं थी, नीतीश कुमार ने सड़क बनवा दी, सच है। नीतीश कुमार ने बिजली ला दी, ये भी सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। वहाँ पे बालिकाओं को, महिलाओं को उन्होंने सशक्तिकरण के लिए अच्छा काम किया, ये भी सच है, ये सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और इस चीज़ के वर्सेज जो है तेजस्वी को दिखाने के लिए, तेजस्वी सरकार में रहे, वो कहते हैं कि उन्होंने इतने रोजगार दिए, उन्होंने कई वादे भी किए हैं। अब ये वादे जो है कई राज्यों में पहले भी किए गए हैं, हमें पता है उन राज्यों की स्थिति क्या है। और ये बात अब सोशल मीडिया के जरिए सबको पता है कि दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक में उन वादों की क्या स्थिति है, ज़मीनी स्थिति क्या है, सबको पता है। राज्य सरकारें जो है पैसे के लिए मोहताज होती जा रही है, उनके लिए कठिनाइयाँ बढ़ रही है। तो बिहार जैसे राज्य जिसका
जहाँ पे कि एक चीज़ कोई तय नहीं करता है, वहाँ इस एक चीज़ से तय होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, ये एक दबाव जरूर होगा कि नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य है और उनका जो नाम है, तेजस्वी जी ने अभी मुझे नहीं पता, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं दिखाया है कि और उन्होंने क्या इस बात को लेके रविशंकर प्रसाद जी ने कोई जवाब दिया है या नीरज कुमार जी ने कोई जवाब दिया है, ये मुझे नहीं पता है। चूँकि यहाँ से तो शुरुआत होती है कि फेस को लेके और फेस के विपरीत जो उनकी रणनीति होगी उसकी शुरुआत हो, बस मैं मानता हूँ शुरुआत हो रही है। जी, इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी सर। देखिए, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो एक तरफ सीएम फेस को रिवील कर दिया गया है, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी पर दांव लगाया, लेकिन एक सीट खाली कर दी गई है, दूसरा नाम रिवील नहीं किया गया। ये क्या दांव खेला गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दिलीप जी, आपसे। जी, नहीं, मुझे लगता है ये तो एक तय था, चूंकि मुकेश सहनी सिंगल मैन पार्टी है, तो उन्होंने इस बात को पहले से घोषणा कर दी कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। तो उनको मुझे लगता है कि एक मैसेज सोशल, मैं वही कहा कि सामाजिक समीकरण बनाने में ये चीज़ें कारगर साबित होती हैं। और ये कि मुकेश सहनी अब मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो वो एक अच्छा खासा उनका वोट, अगर जाति समीकरण को देखें तो उस जाति का एक वोट बैंक एक प्रतिशत है, एक सर्टेन फीसद है जो अच्छा फीसद है। तो अगर उन्होंने ये दौ साफ कर दिया तो आगे वाले, अब कांग्रेस के लिए तो दिक्कत है, कांग्रेस में तो एक राष्ट्रीय पार्टी भी है और कई सारे नेता भी हैं, उसी तरह से CPI-ML की बात है, वहाँ पे भी कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए वहाँ से कौन बनेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो तय करेंगे चुनाव के बाद। ये एक स्वाभाविक सा था कि चलिए आप कहते आ रहे हैं इस समीकरण को हमें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो हमने इस नाम की घोषणा हमने कर दी। तो उसमें मुकेश सहनी जी का नाम उन्होंने कर दिया। बाकी नाम जो है स्वाभाविक रूप से, चूंकि पार्टियां हैं, जब अगर जीतते हैं तो अपना तय करेंगे, इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि उससे फायदा उससे होगा। अगर कर देते तो शायद नुकसान होता। मैं चाहूंगी कि इसी सवाल पे आप भी अपना राय रखें और ये भी देखें कि एक तरफ महागठबंधन में सीएम फेस हो गए तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव का महागठबंधन को साथ लेकर चलना ये कितना आसान होगा? क्योंकि अभी तक देखिए, बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन अंदर कई ऐसी पेज हैं जो अभी सुलझे नहीं है, तस्वीर अभी भी कुल मिलाकर साफ नहीं है। हाँ, करीब 12-13 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो मुझे लगता है कि जो अशोक गहलोत आज 2-3 दिन से वहां पर गए हैं, अशोक गहलोत के साथ कुछ और वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया है कांग्रेस ने, जिनकी जिम्मेदारी यही है कि महागठबंधन के बीच जो भी रसाकशी है, जो भी खींचतान है, उसको वो ख़त्म करें। मुझे लगता है कि कुछ आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है, तो सेकंड फेज़ में जो आमने सामने होंगे तो शायद आज नाम वापस कुछ लोगों के हो जाएंगे या कुछ रास्ता निकलेगा। रही बात ये कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि एक यूनानिमिटी दिखे, एक गठबंधन में एकजुटता दिखे, और दूसरा ये था कि मुख्यमंत्री के बतौर सीएम फेस तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान हो। तो सभी घटक दलों के नेताओं ने एकजुटता की बात कही है। तो जब एकजुटता की बात हो गई है तो मुझे लगता है कि वो कोहेसिवनेस एक दिख गई है, वो आगे जो भी थोड़ी मोटी चीज़ें होंगी वो निकल जाएंगी। मुकेश सहनी इस चुनाव में वाकई एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पिछले चुनाव में वो एनडीए के साथ थे, तो उनके साथ जो भी वोट बैंक उनका है, 4-5-6% का वोट बैंक है, वो अगर इधर शिफ्ट होता है, और उनकी एक ही शर्त थी, एनडीए में भी ये शर्त थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, और यहाँ भी उनकी यही शर्त थी डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान के साथ ही ये तय हो गया है कि चूँकि बिहार में जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनका अगर मल्लाह जातीय का वोट अगर एनडीए को इंटैक्ट मिलता है, पूरी तरह मिलता है, और ये एक है हमारे समाज में कि अगर किसी जाति से संबंधित कोई नेता किसी ऊंचे पोस्ट पर पहुंचता है तो उसकी जातियाँ उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में, अगर हम देखें, निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, जो कि बीजेपी के साथ मिलकर उनको फायदा हुआ है, रात भर बीजेपी के साथ है। तो इसी फॉर्मूले पे बिहार में अगर मल्लाह जाति का वोट महागठबंधन को ट्रांसफ़र होता है तो उसको उसका फ़ायदा होगा। पिछली बार भी जो हार जीत हुई थी वो बहुत कम वोटों से हार जीत हुई थी, बहुत कम सीटों का मार्जिन था, और कांग्रेस अगर बेहतर करती, पिछले 2015 में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़के 27 सीटें जीती थी, लेकिन पिछले चुनाव में वो 27 से खिसक कर सिर्फ 19 पर आ गई थी। तो अगर वो पिछली टैली अगर ले लेती तो सरकार उनकी बन सकती थी। ये कांग्रेस के सर ये ठीकरा फूटा। इस बार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि साहब कम सीटें हम भले लड़ें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें जीतें, कम से कम 20 का आंकड़ा पार करें, ऐसी कांग्रेस की अंदर से कोशिश है। क्या होगा क्या नहीं होगा तो चुनाव के जब चुनाव होंगे तब बताएंगे, 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करना ये एक स्ट्रेटेजी है,
और ताकि मल्लाह समाज का पूरा वोट इनको मिले। जैसे कि दिलीप जी ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, दूसरा डिप्टी सीएम जाहिर सी बात है कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही रहेगी। तो उसका डिप्टी सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा उसमें कांग्रेस को बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, कास्ट कम्बिनेशन देखना पड़ेगा, सोशल बैलेंस करना पड़ेगा, रीजनल, तो वो चीज़ बाद में जो प्रक्रिया अमित शाह जी ने बताई है कि भाई विधायक दल की बैठक होगी, उस विधायक दल की बैठक में जो नेता चुना जाएगा उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। जी। और दिलीप जी ये भी देखिए, हम बात करें जैसे कि मल्लाह जो समुदाय है उसको साधने की कोशिश जाहिर है कि महागठबंधन की तरफ से की गई है। और बिहार की जब बात करते हैं, बिहार की राजनीति में बेशक वहां पर बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है अपने आप को डेवलप करने के लिए, लेकिन सुई जो है वो अटकती जाकर कास्ट पर ही है, जात पर ही है। मुझे लगता है देखिए, भारत में जाति जो है हर राज्य में, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। बिहार को थोड़ा ओवर हाइप किया गया है जरूर, लेकिन कास्ट इज अ रियलिटी इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। पूरे किसी भी राज्य में चले जाएंगे, हर राज्य में। अब उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? अब नीतीश कुमार जी, चूंकि वहाँ डेवलपमेंट जो है इश्यू तो होता है हर जगह, भ्रष्टाचार करप्शन को इश्यू बनाया जाता है, उसको लेके आज अगर प्रशांत किशोर बिहार में जा रहे हैं, गए तो उन्होंने क्या, सबसे बड़ी बात तो यही की कि भाई अशोक चौधरी जो है भ्रष्ट है और सम्राट चौधरी भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के, भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा होता है, लेकिन चुनाव में उसका कितना असर होता है, ये इस बात पे चर्चा हो सकती है। कई लोगों को भ्रष्टाचार के कारण, अब देखिए 2009 में 14 में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामले उजागर हुए, जिसके कारण अब उसमें कितनी सच्चाई थी, कितना कोर्ट में किसको वर्डिक्ट क्या हुआ, एक लंबी प्रक्रिया के तहत, लेकिन उस समय एक माहौल बनता है, उस माहौल से फायदा या नुकसान होता है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे, ऐसा नहीं है कि मुद्दा नहीं बनता है, डिपेंड करता है कि आपका जो विरोधी है या आप उसको कैसे डील करते हैं। जैसे कांग्रेस की जो अच्छी बात ये है कि कांग्रेस में जैसे आज अशोक गहलोत उतरने से कितनी चीज़ों को उन्होंने सुलझाने की कोशिश की। हालांकि 11, आज भी 11, खास करके अगर देखें 11 या 12 कितनी सीटें बता रहे थे एग्जैक्टली, 243 वर्ते 255 सीटों पे, इतनी सीटों पे पेच फंसा हुआ है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर चीज़ों को हम देखें कि यहाँ से ये जो कास्ट पॉलिटिक्स जिसको अभी आप पूछ रहे थे, कास्ट पॉलिटिक्स किसी भी चुनाव में, भारत का ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहाँ पे कास्ट और कास्ट इक्वेशंस को ध्यान में रख के सीटें का बंटवारा नहीं होता है। जब आप सीट का बंटवारा उस आधार पे करना शुरू करते हैं कि कौन व्यक्ति है जो उस कास्ट वोट को अट्रैक्ट कर सकता है। आप नीतीश कुमार को देखें, नीतीश कुमार के साथ कई ऐसे बाहुबली, जब 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 25 साल पहले सूरज भान और कई सारे बाहुबली थे जिन्होंने 15 दिन के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और ठीक उसके विपरीत तब साहबुद्दीन थे लालू के साथ, उन्होंने कई लोगों के जरिए जो है नीतीश कुमार को रिजाइन एक तरह से करना पड़ा था कि उन्होंने शपथ, जो उनका वोट ये था, जो उनको साबित करना था, बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो इन बाहुबलियों की भूमिका थी 2000 में, और साहबुद्दीन की भूमिका थी लालू जी को बनाने में। वहाँ पे आप देखें आनंद मोहन एक हैं, उनको नीतीश जी ने सुशासन के नाम पे कि हमें सुशासन लाना है, इसलिए उनको अंदर भी करवाया और फिर जो है कानून में बदलाव करके उनको बाहर भी आज उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो बिहार में राजनेताओं ने बाहुबलियों का इस्तेमाल अपने प्रयोग के तौर पे किया है और अपने हित के लिए किया है। तो वहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं बिहार में, ये इसको जाति से जोड़ के देखा जाता है कि भाई इसको एक्स कास्ट से, शायद वाई कास्ट से जोड़ के उसको इस्तेमाल करते हैं राजनीति सियासी हथकंडे के रूप में, लेकिन उसको जो पेश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं एक कास्ट रिप्रेजेंटेशन के रूप में। तो बिहार में इसका ये खुल्लम खुल्ला होते रहा है और अभी भी हो रहा है, ज़्यादातर हो रहा है। तो थोड़ा इसलिए कास्ट जो है आपको ज़्यादा या किसी को भी उसमें दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे आंध्रा में हो, चाहे तमिलनाडु में, वहाँ तो कास्ट के नाम पे कई पार्टियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो कास्ट, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि कास्ट एलोन जो वो एक आधार नहीं होता है कि चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हारने के लिए। लेकिन हाँ, जैसे खास करके मुकेश सहनी के केस में अगर देखें, या तेजस्वी के केस में अगर देखें, या बीजेपी के अगर लिस्ट को देखेंगे आप, या कांग्रेस के लिस्ट को देखेंगे, तो उनको देखेंगे कि कितने लोगों ने अब 51 यादव उम्मीदवार को वो टिकट दिया तेजस्वी आरजेडी ने। जी। तो वो
51 उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि यादव वो जीत सकते हैं वहां से, इसलिए भी दिया और अपने जो कोर कंस्टिट्यूंसी है जिसको कहते हैं आप एक कोर वोट हमारा ये है, उसके ऊपर हमने साहनी को जोड़ा, हमने उसके ऊपर मुसलमान को जोड़ा, हमने उसके ऊपर राजपूत को जोड़ा। तो ये वहाँ पे जोड़ घटाव जो है हर पार्टियां कर रही है। यहाँ तक कि जो नई पार्टी, सबसे नई नवेली पार्टी वहाँ बिहार में प्रशांत किशोर जब आए तो उन्होंने भी जो टिकट दिया वो आरोप नहीं, सच्चाई है। उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने कितने ईबीसी, कितने ओबीसी, कितने किसको टिकट दिया, तो उन्होंने भी ऐलान करके ही बताया कि उनको टिकट दिया। और वो इस बात को जानते हैं कि अगर सत्ता की सियासत करनी है तो सत्ता की सियासत करने में जो तमाम जो चुनावी हथकंडे होते हैं या चुनावी जो पैतरा कह लीजिए, चुनावी जो चुनाव लड़ने की जो आपको जहां से वोट आप ला सकते हैं उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जाति जो है वो बिहार का बपौती नहीं है, जाति जो है पूरे हिंदुस्तान में सियासत। और जब आप कई पार्टियों को देखेंगे अगर वो बड़ी जातियां हैं तो उसके विपरीत जो है कई जातियां लामबंद होती है। बिहार में भी आप देखेंगे अब यादव जो है एक डोमिनेंट कास्ट है वहां पे, तो यादव के खिलाफ में नीतीश कुमार ने सबको बाकी ओबीसी को लामबंद किया था। तो आज जब यादव को 51, मुसलमान को 51%, 70, 51 और 19, नियरली 50% जो सीट है वो आरजेडी ने यादव और मुस्लिम को दिया है। तो इसका भी आप देखेंगे रिएक्शन होगा जमीन पे, वो बताया जाएगा, उनके विरोधी उसको बताएंगे कि देखिए ये यादव और मुस्लिम का डोमिनेशन होगा और आपका हक कुछ नहीं रहेगा। तो ये अपने पक्ष में जो आरजेडी के विरोधी है, महागठबंधन के विरोधी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक तरह से इस्तेमाल होगा, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी एमवाई समीकरण पर एक सवाल मैं आपसे भी लूंगी यूसुफ जी, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए में सस्पेंस बरकरार है। नीतीश ही सीएम फेस होंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का कहना है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कोई सवाल ही नहीं है। जफर इस्लाम से बात की हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने, सुनिए। सबको मालूम है कि जनता समझ रही है इस बात को कि ये सब लीतापोती है। बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एकजुटता का चेहरा दिखाना है, एकजुटता का मैसेज देना है। मतलब बटा हुआ घर है, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। ये मजबूरी में इलेक्शन में जा रहे हैं, इसका सौदा है। हर एक दूसरा आदमी खींचतान कर रहा है। और वहां पर एनडीए के समय देखिए, हम लोग जमीन पे जाके काम कर रहे हैं। हमें जनता के दरबार में जनता के लिए काम करना, जनता में समर्पित होकर जनता के हित में काम करना, प्रदेश के हित में काम करना, इन्हें तो अपने परिवार के हित में काम करना है। इसलिए आज उन्होंने सही कहा, बहुत सारी बात कही, उसके साथ ये भी कहा कि झूठ नहीं झूठ का उद्योग बनाएंगे। मतलब झूठ का उद्योग आज ही से शुरू कर दिया है कि हर चीज इतने वायदे किए कि इनको शायद 5वीं फेल 9वीं फेल जो भी है उनको जो कैलकुलेशन नहीं आ पाएगा। इसलिए इन्हें कोई समझाए भाई कि भाई जो आप इतना बोल रहे हैं, अपनी माता जी जो है 23,000 का छोड़ के गई थी बजट, अब जो है नीतीश कुमार जी के समय में 3.17 लाख करोड़ का बजट है। तो क्या आप इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, बजट का नमूना पेश कर रहे हैं ना, आप इतने अनाउंसमेंट कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम, तो पैसा कहां से आएगा उसकी भी जानकारी दे देते तो सही होता कि लगता कि हाँ भाई पैसा कहां से आएगा। आप नौकरियां कह रहे हैं भाई, 2 करोड़ 80 लाख आप बोल रहे हैं हर हाउस होल्ड में, मतलब हर घर में एक नौकरियां, 30 लाख की नौकरी है, 2 करोड़ 50 लाख की नौकरी देना है। 39,000 रुपया अगर डीसी कैटेगरी की जॉब हो तो 39,000 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना कई लाख करोड़ हो जाएगा, जो उनके इस बजट के 4 गुना ज्यादा होगा। प्लस और कितने सारे अनाउंसमेंट किए, इस सब ये जानते हुए कि ये बेवकूफी कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत उनको भी मालूम है।